ये घटना 5 अप्रैल 1993 की है, जब दिव्या नशे की हालत में अपने 5वें माले के फ्लैट से नीचे गिर गई थी। इतना ही नहीं, दिव्या की मौत के 1 महीने के अंदर ही उनके हाउसकीपर की भी अचानक मौत हो गई थी। 7 समुंदर पार गान फेम दिव्या भारती की मौत कैसे हुई? सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत ही रहस्य नहीं है, बल्कि उससे पहले भी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत भी रहस्य के घेरे में थी। लेकिन कागजों पर दिव्या की मौत को एक हादसा लिखा गया था। अगर आप उनकी मौत से पहले और बाद की घटनाओं को देखेंगे और ध्यान से सोचेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इस मौत के पीछे एक साजिश है। तो दिव्या भारती की मौत से ठीक पहले क्या हुआ था? उनकी मौत के बाद क्या हुआ? उनकी मौत की असली वजह क्या थी? उस दिन उनके घर पर कौन मौजूद था? और क्यों कई लोग कहते हैं कि उनकी मौत उनके पति साजिद और अंडरवर्ल्ड की मिली जुली साजिश थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पूरी कहानी सुने। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। दिव्या बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसलिए सिर्फ 16 साल की उम्र में दिव्या भारती ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। तभी एक्टर गोविंदा के भाई को उनसे प्यार हो गया। उन्होंने दिव्या के साथ एक फिल्म बनाने का फैसला किया, लेकिन किसी वजह से उस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया और बिना इंतजार किए उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फैसले के साथ दिव्या भारती ने 1990 में साउथ के मशहूर सुपरस्टार वेंकटेश के साथ अपनी पहली तेलुगु फिल्म में काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन दिव्या की खूबसूरती पर सब फिदा हो गए। जब उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम करके अच्छी पहचान बना ली, तो बॉलीवुड से भी उन्हें ऑफर आने लगे। आखिरकार 1992 में दिव्या भारती को अपनी पहली हिंदी फिल्म करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म भी ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इस फिल्म का गाना 7 समुंदर पार बहुत पॉपुलर हुआ और उस गाने के जरिए पूरा देश दिव्या भारती का दीवाना हो गया। इसी वजह से दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक बन गई। दिव्या की जिंदगी में एक अहम मोड़ उनकी सुपरहिट फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान आया। तब एक्टर गोविंदा ने उन्हें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया। कई और लोगों की तरह साजिद नाडियाडवाला भी दिव्या की खूबसूरती पर फिदा हो गए और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कुछ ही समय में प्यार में बदल गई। फिर बिल्कुल चुपके से, सबकी नजरों से बचकर दिव्या भारती दिव्या नाडियाडवाला बन गई। आखिरकार 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। उनकी शादी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि उन दिनों एक बार कोई एक्ट्रेस शादी कर लेती थी तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत कम हो जाती थी और फिल्म के ऑफर भी आने बंद हो जाते थे। चूंकि उस समय दिव्या भारती का करियर पीक पर था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि शादी की खबर लीक हो और उनके काम को नुकसान हो। शादी के बाद साजिद नाडियाडवाला ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में तुलसी अपार्टमेंट्स नाम की बिल्डिंग की 5वीं मंजिल। ये घटना 5 अप्रैल 1993 की है। उस दिन दिव्या किसी काम से हैदराबाद गई थी। वहां सारा काम खत्म करने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाने और कुछ शॉपिंग करने का प्लान बनाया था। लेकिन सारे जरूरी काम खत्म करने के बाद उन्होंने अचानक उन प्लान को कैंसिल कर दिया और मुंबई लौटने का फैसला किया। तब तक दिव्या भारती बॉलीवुड की सुपरस्टार बन चुकी थी और बहुत सारा पैसा कमा चुकी थी। लेकिन अब तक उन्होंने मुंबई में अपना कोई फ्लैट नहीं खरीदा था। इसी वजह से हैदराबाद से लौटने के बाद उन्होंने अचानक एक फ्लैट को लेकर पक्का इरादा कर लिया। उन्होंने मुंबई के एक एलीट एरिया में 4 बेडरूम वाले फ्लैट की डील फाइनल की। फिर उन्होंने ये खबर परिवार को देने के लिए अपने छोटे भाई कुणाल भारती को अपने घर बुलाया। उन्होंने अपनी करीबी दोस्त और कस्टम डिजाइनर नीता लोक को भी अपनी खुशी के पल शेयर करने के लिए बुलाया। नीता लोक अपने पति डॉक्टर श्याम लोक के साथ रात करीब 9 बजे दिव्या के घर आए। नीता लोक दिव्या भारती की लगभग सभी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। उस दिन इस छोटी सी पार्टी के पर्दे के पीछे नीता और दिव्या ने अपनी आने वाली फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन पर भी चर्चा की और उन्हें फाइनल किया। इस बातचीत के दौरान वहां मौजूद तीनों दिव्या, नीता और श्याम ने एक साथ बैठकर शराब पी। इन तीनों के अलावा उस समय घर में एक और व्यक्ति था। वो थी अमृता कुमारी, जो बचपन से दिव्या की देखभाल कर रही थी। इस मीटिंग के दौरान अमृता कुमारी किचन में बैठकर उनकी पसंद के स्नैक्स बना रही थी ताकि मेहमानों के मनोरंजन में कोई गलती न हो। इस समय तक दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला घर नहीं लौटे थे। रात करीब 9 बजे बातचीत और शराब पीना शुरू हुआ और यह रात करीब 11:30 बजे तक चला। इस समय तक दिव्या का छोटा भाई कुणाल भारती घर पर था,
लेकिन बाद में वो कुछ जरूरी काम कहकर रात में घर से निकल गया। फिर दिव्या भारती लिविंग रूम में जाकर बैठ गई जहां नीता और श्याम बैठे थे। वहां दिव्या ने फिर से अपने गिलास में वाइन डाली और टीवी चालू कर दिया। उसके बाद वो थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद दिव्या बालकनी में चली गई। उस बालकनी में एक खिड़की थी जो पूरे तुलसी अपार्टमेंट में अकेली ऐसी खिड़की थी जिसमें लोहे की ग्रिल नहीं थी। इसके पीछे एक वजह थी, दिव्या अक्सर अपना मन शांत करने के लिए इसी खिड़की पर बैठती थी। उस रात भी दूसरे दिनों की तरह दिव्या भारती एक हाथ में वाइन का गिलास लेकर खुली खिड़की के पास जाकर बैठ गई। फिर ऐसे समय में वो खिड़की से टिककर बाहर बैठे लोगों से बात करने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और देखते ही देखते वो 5वीं मंजिल से सीधे जमीन पर गिर पड़ी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किचन में काम करने वाली नौकरानी अमृता कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। दिव्या को गिरता देख अमृता अचानक जोर से चीख पड़ी। अमृता की चीख सुनकर घर में बैठे नीता और श्याम नीचे भागे। उनकी चीखें सुनकर आसपास के फ्लैट से दूसरे लोग भी दौड़े। जब वे नीचे आए तो देखा कि दिव्या की बॉडी खून से लथपथ थी। फिर श्याम आसपास के लोगों की मदद से तुरंत दिव्या को पास के हॉस्पिटल ले गया। फिर श्याम की पत्नी नीता नौकरानी अमृता को सीधे दिव्या के माता पिता के घर ले गई, जो उस इलाके से थोड़ा दूर था। वे ये बताने गए कि दिव्या खिड़की से गिर गई है। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही मिनटों में डॉक्टरों ने दिव्या भारती को हॉस्पिटल लाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। तब तक रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। उन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए दिव्या की मौत की खबर अभी तक आम लोगों तक नहीं पहुंची थी। उस समय दिव्या की डेड बॉडी हॉस्पिटल के कैजुअल्टी वार्ड में एक ट्रॉली पर रखी थी। दिव्या के पिता, छोटा भाई कुणाल और बहुत कम लोग उसके पास खड़े थे। दिव्या के पिता रो रहे थे। वो बस एक ही बात कह रहे थे, उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। कुणाल वही था जो अभी 10 मिनट पहले दिव्या के साथ था। वो नया घर खरीदने की खुशी में दिव्या के साथ समय बिता रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि दिव्या की मौत के कुछ घंटों बाद भी दिव्या की मां का कोई पता नहीं था। आखिर में वो सुबह 3:45 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने पर भी दिव्या की मां को नहीं पता था कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है। उन्हें बताया गया कि दिव्या खिड़की से गिर गई थी और उसे कुछ चोटें आई थी, लेकिन उसकी हालत जानलेवा नहीं थी। जैसे ही दिव्या के पिता और भाई ने दिव्या की मां को देखा, वे तुरंत उसकी तरफ दौड़े और गुस्से में चिल्लाए कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। यानी वे दिव्या की मौत के लिए उसकी मां को दोषी ठहरा रहे थे। उनके इतना चिल्लाने के बाद भी दिव्या की मां बिल्कुल शांत रही। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और न ही कोई जवाब दिया। ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दिव्या के पिता और भाई दिव्या की मां को मौत के लिए दोषी क्यों ठहरा रहे थे और दिव्या की मां को हॉस्पिटल पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी? इन सवालों के जवाब अभी भी पता नहीं है। खैर, दिव्या की मां कुछ देर वहीं रहीं और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से चली गई। अब तक दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला को भी दिव्या की मौत की खबर मिल चुकी थी। थोड़ी ही देर में साजिद हॉस्पिटल आया और सीधे उस वार्ड में गया जहां दिव्या की बॉडी रखी थी। दिव्या को देखकर साजिद एकदम चुप हो गया। कुछ देर बाद वह अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कुछ देर बाद साजिद को होश आया, लेकिन फिर उसका बर्ताव एबनॉर्मल हो गया। वह अजीब हरकतें करने लगा। जब उसकी हालत और बिगड़ी तो उसे नींद की गोलियां देकर डॉक्टर की देखरेख में सुला दिया गया। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और गवाहों के बयान दर्ज करने लगी। सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा होने के बाद दिव्या भारती की ऑटोप्सी की गई। ऑटोप्सी से पता चला कि ऊंचाई से गिरने की वजह से दिव्या के सिर में गहरी चोट लगी थी और उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। यही इंटरनल ब्लीडिंग दिव्या की मौत की वजह बनी। साथ ही दिव्या की स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरह टूट गई थी। सभी तरह की जांच और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 7 अप्रैल 2017 को दिव्या भारती का शव उसके परिवार को लौटा दिया गया। दिव्या के अंतिम संस्कार से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां उसके पति साजिद नाडियाडवाला ने अपने कंधों पर ले ली। इस तरह दिव्या भारती हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। हालांकि वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो खुद गिरी थी या यह एक प्लान्ड मर्डर था? जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो एक एक करके कई राज सामने आने लगे। पुलिस ने सबसे पहले मौके पर मौजूद 2 लोगों
श्याम लॉ और उसकी पत्नी नीता लॉ से पूछताछ की। दोनों ने एक ही बात कही, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि दिव्या ने जानबूझकर फायदा उठाया या उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे गलती से गिर गईं। जब ये घटना हुई तो कमरे में एक और इंसान मौजूद था और वह दिव्या की मेड अमृता थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने पहले अमृता का बयान दर्ज नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह अभी भी पता नहीं है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद मेड अमृता की भी अचानक मौत हो गई। कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि पुलिस ने लगभग 4 साल तक इस केस की जांच की। सभी संभावित एंगल से जांच करने के बाद पुलिस ने आखिरकार यह घोषित कर दिया कि दिव्या भारती की मौत एक साफ एक्सीडेंट थी। पुलिस ने किसी भी तरह की साजिश या हत्या की संभावना से पूरी तरह इनकार किया। लेकिन बाद में कई अनऑफिशियल सोर्स कुछ चौंकाने वाली जानकारी लेकर सामने आए, जिससे घटना का रहस्य और बढ़ गया। एक दावे के मुताबिक जब दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी तो वो सीधे एक दोस्त की पार्टी में गई। वहां उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी और नशे की हालत में घर लौटी। घर लौटकर उनकी अपने पति साजिद नाडियाडवाला से तीखी बहस शुरू हो गई। फिर जब बात बढ़ने लगी तो साजिद ने श्याम को फोन करके जल्दी घर आने को कहा। श्याम अपनी पत्नी नीता के साथ तुरंत घर आ गया। जब श्याम और नीता वहां पहुंचे तो दिव्या और साजिद अभी भी झगड़ रहे थे। उस समय दिव्या का भाई कुणाल भारतीय वहां मौजूद था। मौके का हाल देखकर श्याम ने साजिद से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहा। श्याम की बातें सुनकर साजिद थोड़ी देर बाद घर से चला गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो दिव्या ने बालकनी की तरफ खिड़की के पास बैठने की कोशिश की और उसी पल वो गिर गई और सीधे नीचे जाकर कंक्रीट के फर्श पर गिरकर मर गई। दिव्या जिस खिड़की से गिरी ठीक उसके नीचे एक पार्किंग थी। आमतौर पर वहां हमेशा कोई न कोई कार खड़ी रहती थी, लेकिन उस रात हैरानी की बात है कि वहां कोई कार खड़ी नहीं थी। इस वजह से दिव्या सीधे सीमेंट के सख्त फर्श पर गिर गई और मर गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उस समय वहां कोई कार नहीं थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? आज भी इसका साफ जवाब नहीं मिल पाया है, जैसा कि हमने वीडियो के पिछले हिस्से में बताया था। दिव्या की मौत के कुछ घंटे बाद उसकी मां हॉस्पिटल पहुंची और जैसे ही उसकी मां पहुंची, दिव्या के पिता और भाई दोनों ने दिव्या की मौत के लिए उसे ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। आज तक किसी को नहीं पता कि उनके इस बर्ताव के पीछे कोई रहस्य था या नहीं। एक और रहस्य यह है कि पुलिस ने अमृता का बयान लेने में बहुत देर कर दी, जो दिव्या की मौत के समय घर पर मौजूद मेड थी। पुलिस की देरी का असली कारण अभी भी पता नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमृता की मौत सच में हार्ट अटैक से हुई थी? लेकिन यह घटना दिव्या की मौत के बारे में और भी रहस्य पैदा करती है। दावा है कि दिव्या भारती की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड की साजिश हो सकती है। हालांकि इस दावे के पीछे कोई साफ सबूत नहीं है। कहा जाता है कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड के कुछ बड़े नामों से करीबी रिश्ते थे। असल में उस समय बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा लगा हुआ था और वे बड़े एक्टर और एक्ट्रेस के काम में भी सीधे दखल देते थे। कुछ प्राइवेट सोर्स के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के लोगों ने दिव्या पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन दिव्या उनकी बातों में आकर कुछ भी करने को तैयार नहीं हुई। इसीलिए उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया गया। एक समय में बॉलीवुड के 3 लोगों का नाम उन लोगों में लिया जाता था जिनका नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था। यहां तक कि जब टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार का मर्डर हुआ था, तब भी बाल ठाकरे ने सबके सामने कहा था कि इस घटना में बॉलीवुड के 3 लोग शामिल थे और उनका दाऊद से सीधा कांटेक्ट था। उन्होंने ही गुलशन कुमार को मारा था। उन तीनों में साजिद नाडियाडवाला का नाम भी कई रिपोर्ट्स में आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दिव्या की मौत सच में एक हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना न भूलें।